हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो जस्ट इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक के बारे में कि कैसे हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हैं और कैसे हम लोग जो है आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ कंडीशंस है, उसको देख लेते हैं क्योंकि इस पे अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कि मेरा मोटिव ये है कि आपके एग्जामिनेशन के साथ साथ जो भी अगर आप जेई लेवल के कम्पिटिटिव जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी आपका साथ में साथ मतलब कि तैयारी होते जाए, ठीक है। कि आगे आप फर्दर तैयारी करोगे तो ये ऑलरेडी ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है। तो देन आपका जो स्पीड है जल्दी ग्रो अप होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस है वो देख लेते हैं और बाकी इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने को क्या हो जाएगा कि आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सा है और इसको बिल्कुल अपने को ध्यान में रखने का जरूरत है, ठीक है। आपका है स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। इसमें केस नंबर वन है, ठीक है, कि अगर आपका लीनियर रिस्पॉन्स है, अगर आपका लीनियर रिस्पॉन्स है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के होता है, ठीक है। इन केस ऑफ लीनियर रिस्पॉन्स, क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो तरीके का रिस्पॉन्स आएगा, या तो लीनियर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, या आएगा आपका स्क्वायर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं, दोनों पे हम लोग वन बाई वन करके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर रिस्पॉन्स के केस में, ठीक है, क्या होगा कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे ये वाला जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वाला अगर हम लोग साइन लगाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है के डी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू के डी इंटू आई, क्लियर। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर वन। और ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया था कि जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। ये आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा के सी, ये क्या है आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल्स टू के सी इंटू थीटा। यहाँ तक क्लियर है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। एक होता है आपका स्टेडी स्टेट का मतलब उस कंडीशन में क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। जब भी स्टेडी स्टेट का कंडीशन है तो आप समझ जाना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू कंट्रोलिंग टॉर्क। और इस केस में आपका जो पॉइंटर है बिल्कुल स्टैटिक रहता है। और उस केस में अपने को क्या होता है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो बता देता है कि जो आपका सही आउटपुट क्या है, क्लियर। तो स्टेडी स्टेट के केस में क्या होगा कि आपका, ठीक है, देखिए एट स्टेडी स्टेट उस केस में क्या होगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है आपका के डी इंटू आई, और आपका कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है के सी इंटू थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग थीटा कैलकुलेट करें, थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो आपका हो जाएगा के डी अपॉन में के सी इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिलेशन मिला यहाँ पे, ठीक है, कि जो आपका थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। जो आपका थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। अगर हम लोग इसकी ग्राफ की बात करें तो ये देखिए आपका करंट है और थीटा है। अगर आपका लीनियर रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल लीनियर बनेगा, ठीक है, बिल्कुल लीनियर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने को रिलेशन आ गया कि जो आपका थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला कि थीटा टू अपॉन में थीटा वन इक्वल्स टू करंट आई टू अपॉन में आई वन, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने रिलेशन क्यों क्या है कि जो आपका थीटा है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो इस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा टू अपॉन में थीटा वन इक्वल्स टू आई टू अपॉन में आई वन, ठीक है, इन केस ऑफ लीनियर रिस्पॉन्स। अपने को ध्यान रखने का जरूरत है, अगर लीनियर रिस्पॉन्स के केस में क्या होगा कि जो आपका थीटा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई होगा, ठीक है, आई होगा। और उस केस में हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका कंडीशन आपको ध्यान में रखने का जरूरत है कि थीटा टू अपॉन में थीटा वन इक्वल्स टू आई टू अपॉन में आई वन। और यहाँ से मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और इसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा, क्लियर। अब हम लोग आते हैं केस नंबर वन, स्क्वायर लॉ, ठीक है, स्क्वायर। केस नंबर टू, अगर आपका स्क्वायर लॉ है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर का, ठीक है। अगर आप जब आपका लीनियर रिस्पॉन्स था तो उसमें आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है,
लेकिन करंट का स्क्वायर का आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। जब ये वाला साइन हम लोग, जो प्रोपोर्शनल वाला साइन हम लोग हटाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं के डी, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कांस्टेंट इनटू आई का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 1 कर दीजिए। एंड कंट्रोलिंग टॉर्क अपने को पता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, सेम यहाँ से, और ये वाला जो प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाएंगे तो वो आपका आ जाएगा के सी इंटू थीटा, ठीक है। यहाँ से दोनों आ गए। फिर वही चीज़ एट स्टेडी स्टेट, कि अगर हम लोग बात करें कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो सेम चीज, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू है कितनी है, के डी इंटू आई का स्क्वायर, और कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू है के सी इंटू थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगर थीटा निकालते हैं तो ये आपका देखिए, अगर थीटा निकालें यहाँ पे तो के डी अपॉन में के सी इंटू आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को देखिए कि थीटा इक्वल निकल गया के डी अपॉन में के सी इंटू आई का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस रिलेशन से देखो तो देखो आपका थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसमें क्या होता है कि थीटा करंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन इसमें भी प्रोपोर्शनल है, लेकिन करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मेरा एक रिलेशन आ जाएगा, थीटा 2 अपॉन में थीटा 1 इक्वल्स टू आई टी अपॉन में आई 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लीनियर रिस्पॉन्स था, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे ठीक है, एक छोटा सा चेंजिंग हो जाएगा कि इसमें लीनियर वाले में क्या था कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और स्क्वायर वाले में क्या होगा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर ग्राफ की बात करें तो देखिए ये आपका जो एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने करंट का रखा, वाई एक्सिस पे थीटा को रखा, ठीक है। अगर आपका स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, अगर मान लो अगर इसकी ग्राफ की बात करें कि अगर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू आई का स्क्वायर, ठीक है, तो देन कुछ आपका जब स्क्वायर लॉ में कुछ इस तरीके का नॉन यूनिफॉर्म आपका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि हर एक जगह पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ वैल्यू और है, ठीक। अगर हम लोग इस तरीके से बात करें, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में हर एक पॉइंट पे वैल्यू उसकी अलग अलग होती है, बाकी लीनियर स्केल में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे वैल्यू उसकी सेम होती है, ठीक है। तो इस तरीके को अपने को ये ध्यान में रखने का जरूरत है, और इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने सीखा उस पर एक न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ है, फॉर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना, तो 90 डिग्री। उस केस में क्या होगा, द करेंट फॉलोइंग थ्रू द मीटर इज 1 एम्पियर, ठीक है। जब आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपका क्या है, 90 डिग्री है, उस केस में जो मीटर से करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 1 एम्पियर है। क्लियर। आगे, द रिस्पॉन्स ऑफ द मीटर इज स्क्वायर लॉ, इसी को अपने को तो पकड़ना है। अभी हम लोगों ने दोनों केस डिस्कस कर लिया, लीनियर रिस्पॉन्स और स्क्वायर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि द रिस्पॉन्स ऑफ द मीटर इज स्क्वायर लॉ, यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल। आगे अपने को दिया, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द इंस्ट्रूमेंट फॉर ए 45 डिग्री डिफ्लेक्शन, ठीक है। आपका सेकेंड केस आ गया कि जब आपका 45 इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन 45 डिग्री है, तो उस केस में आपका करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जब 90 डिग्री डिफ्लेक्शन था तो उस केस में जो मीटर से कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्क्वायर लॉ प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था। तो पूछा जा रहा है कि अगर आपका डिफ्लेक्शन 45 डिग्री है, उस केस में जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन है आपका 0 होता है, ये आपका क्या होता है, FST, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कैलिब्रेटेड स्केल होता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले दिया है कि स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो उस केस में हम लोगों को पढ़ा कि अगर स्क्वायर लॉ है तो हमारा यहाँ पे एक रिलेशन है, थीटा 2 अपॉन में थीटा 1 इक्वल्स टू I2 अपॉन में I1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक स्क्वायर लगे केस में होता है, ठीक है। अब देखिए
कि सबसे पहले क्या है कि जब आपका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जब θ1 90 डिग्री है, उस केस में जो आपकी करंट की वैल्यू I1 वो कितनी है, 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर है पहले केस में फॉर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। जब आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, उस केस में आपका जो करंट मीटर से फ्लो हो रहा है वो कितना है, ठीक है, वो है आपका 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये पहला ही स्टेज हो गया जिसमें θ1 लिखेंगे और θ2। दूसरे केस में देखिए, जब पूछा जा रहा है कि जब डिफ्लेक्शन मतलब θ2 की वैल्यू 45 डिग्री है, तो उस केस में जो आपकी है करंट की वैल्यू अपने को पता करनी है, अपने को करंट की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए θ2 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, θ2 की वैल्यू है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, और θ1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, इक्वल्स टू IT1 अपॉन में I1, तो IT की वैल्यू अपने को पता नहीं है, ठीक है, और I1 की वैल्यू है 1 एम्पियर, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में क्या है 1 एम्पियर, ठीक है, I2 का स्क्वायर, ठीक है, तो I2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। अगर हम लोग I2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपकी I2 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए आपका दिया हुआ कि जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन 90 डिग्री है, उस केस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके का रिस्पॉन्स है, वो क्या है आपका स्क्वायर लॉ को स्क्वायर रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो सेकंड केस में पूछ रहा है कि अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 45 डिग्री है, तो उस केस में आपकी करंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखा है, अगर स्क्वायर लॉ आ जाए तो ये फार्मूला अपने को पुट करना है, θ2 अपॉन में θ1 इक्वल्स टू I2 अपॉन I1 का स्क्वायर, ठीक है। θ1 दिया हुआ है कि 90 डिग्री, ठीक है, उस केस में जो करंट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर है, ठीक है। दूसरे केस में बात करते हैं, जब θ2 आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, तो उस केस में आपका I2 पूछा जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारे वैल्यू को रख के इसी वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। तो θ2 की वैल्यू है 45, θ1 की वैल्यू है 90, ठीक है। I2 को अपने को फाइंड आउट करना है, और I1 की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 45 से 90 दो बार में कट जाए, तो 1/2 हो गया I2 का स्क्वायर, और ठीक है, अगर I2 का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2, अगर ठीक है, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके रूट में आ जाएगा, तो ये आपकी I2 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। क्लियर है। देखिए आप लोग इसको आगे क्वेश्चन और हम लोग इस पर सॉल्व करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, फॉर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, उस केस में द करेंट फॉलोइंग थ्रू द मीटर इज 1 एम्पियर। उस केस में जो करंट मीटर से फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 1 एम्पियर हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें यहाँ पे गेम चेंजिंग, इफ द रिस्पॉन्स ऑफ द मीटर इज लीनियर, ठीक है। इससे पहले वाले केस में क्या था कि जो रिस्पॉन्स था वो क्या था स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे क्या है लीनियर है। क्लियर। तो उस केस में पूछ रहा है कि फाइंड करंट फ्लो थ्रू फॉर 60 डिग्री डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, ठीक है। जब आपका पहले केस में क्या था कि अगर आपका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री है तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है 1 एम्पियर है। क्लियर। दूसरे केस में पूछ रहा है कि आपका रिस्पॉन्स तो लीनियर है, ठीक है, और उस केस में अगर डिफ्लेक्शन 60 डिग्री है तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस केस में देखिए आपका क्या है लीनियर रिस्पॉन्स है। लीनियर रिस्पॉन्स के केस में क्या होता है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर। तो यहाँ से अपन एक रिलेशन निकाले थे, θ2 अपॉन में θ1 इक्वल्स टू I2 अपॉन में I1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि पहले केस में अगर आपका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री है तो I1 कितना है आपका 1 एम्पियर है, ठीक है।
दूसरे केस में अगर आपका डिफ्लेक्शन 60 डिग्री है तो I2 आपसे पूछ रहा है, I2 आपसे पूछ रहा है, अपने को कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे θ2 कितना है 60 और आपका θ1 कितना है 90। I2 अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और I1 कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे देख ली, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग 30 से डिवाइड कर दें तो ये होगा 2, ये हो जाएगा 3, 2/3, और ये कितना होगा I2, ठीक है। तो यहाँ पे I2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 2/3। यहाँ पे आपका जो ये क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। एक चीज़ और नोट डाउन करके लिख लीजिए आप लोग, नोट डाउन करके हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपको हॉट वायर आता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हॉट वायर जब इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है और उसमें कोई भी किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दिया रहा है, ना लीनियर ना स्क्वायर, लेकिन वहाँ पे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट दिया रहा है, हॉट वायर अगर आपका एमीटर दिया रहा है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमेशा जो हॉट वायर है, ठीक है, हॉट वायर हमेशा क्या करेगा, स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, हमेशा किसको फॉलो करेगा, स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं θ2 अपॉन में θ1 इक्वल्स टू I2 अपॉन में I1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो आप समझ जाना कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरीके के रिस्पॉन्स को फॉलो करता है, तो हमेशा स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब आज के लिए इनफ, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।